नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप जो है सीटेट, एस्टेट या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो उन सभी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ये जो सामाजिक अधिगम जो है ये आरंभ होता है तो ये होगा संपर्क के द्वारा। तो सामाजिक अधिगम जो है ये संपर्क के द्वारा आरंभ होता है। और जो मनोवैज्ञानिक है लिंड ग्रेन, उनके अनुसार जो सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया है ये संपर्क के कारण ही आगे बढ़ती है। हम जहाँ रहते हैं उसका जो आस पड़ोस है, हम उनसे जो मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो यही जो है सब कुछ सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बालक के जो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक का जो शारीरिक और जो क्रियाएं हैं ये कौन से विकास के अंतर्गत होती हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक जो बालक होता है उसका जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर और नाभि से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त लिपि। तो जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाएं तीन होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो सांकेतिक भाषा वो होगी जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो उन्हें जो इशारों की मदद से या संकेत के द्वारा सिखाया जाता है। और जो ब्रेल लिपि होती है ये दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रयुक्त की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसका विकास करने में? दोस्तों, कई बार जो एग्ज़ाम में इनके द्वारा जो किए गए काम हैं वे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो फ्रोबेल है इनका संबंध किसके विकास के लिए है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो फ्रोबेल के द्वारा जो है किंडरगार्टन जो पद्धति है जिसमें बच्चों को जो है खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, ये जो है फ्रोबेल की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण। तो यहाँ पर जो है संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रमेय सिद्ध करना। तो गणित शिक्षण में जो है किसी प्रमेय को सिद्ध करना जो है संश्लेषण विधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? तो ये जो सीखने का जो मॉडल है ये बच्चों की जो सृजनात्मकता होती है को उत्प्रेरित करता है। राइट आंसर रहेगा बी, रचनावादी मॉडल। दोस्तों, कहीं पर भी एग्जाम में अगर ये सृजनात्मक शब्द आया है और रचना भी शब्द आई है तो राइट आंसर रचनावादी। अतः जहाँ पर कोई ये रचना इस प्रकार का शब्द दिया होगा उसके 99% जो है सही होने के चांस रहेंगे, क्योंकि सृजनात्मकता और रचना का जो आपस में संबंध है, ये भी जो है क्रिएटिविटी है और ये भी जो है क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग की विकास क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोलबर्ग, ये किसके लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम में इनके सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। तो जैसे फ्रोबेल का किंडरगार्टन पद्धति के लिए जाने जाते हैं, और जो लॉरेंस कोलबर्ग है ये नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। और इनके अनुसार जो बालक के जो नैतिक विकास है इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था और आधारयुक्त आत्मचेतन की अवस्था। इस प्रकार से जो ये अवस्थाएं बताई गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लग जाता है?
ये जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उन्होंने जो ये अमूर्त स्तर पर जो चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और जो समस्या समाधान की अवस्था बताई है, तो ये कौन सी बताई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था। तो ये है 11 से 16 की अवस्था। दोस्तों एग्जाम में जो जिन पियाजे हैं इनकी अवस्थाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं, सबसे पहले 0 से 2 संवेदी अवस्था, उसके बाद पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, उसके बाद जो है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, और अंत में आती है औपचारिक से सक्रियात्मक अवस्था। इसको जो क्रम में भी पूछ लिया जा सकता है, और इनको ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इनको जो क्रम में लगाएं, तो आपको जो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, समझकर। दोस्तों एक जो है रट्टा मारने से अच्छा होता है कि किसी भी काम को समझकर किया जाना। जो काम को हम समझकर करते हैं उसे ही स्थायी माना जाएगा, और वही जो है हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जो रटा हुआ होता है वो उसको जो है कुछ समय के बाद वो जो है माइंड से डिलीट हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को जो है समझकर ही किया जाना सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ये जो सृजनशीलता है इसका प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुशासन का संबंध जो है सृजनशीलता के तत्वों से इनमें से नहीं है। तो ये जो सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन विचारों को जो है जन्म दिया जाता है। जो सृजनशीलता होता है इसका जो अर्थ होता है ये नवीन खोज से, नए विचारों से होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं मानी गई है? दोस्तों ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें जिन पियाजे की जो अवस्थाएं बताई हुई थी, तो इनके द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, और इनका विकास भी कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिन पियाजे का। तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और इनकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ये जो मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चे को उत्तीर्ण करना। हम जो है किस चीज़ का अगर मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में देखते हैं कि बच्चे ने जो है अब तक क्या किया है, कितना सीखा है, और सीखने में उसको कहाँ कहाँ पर कठिनाई है, और उसको जो है कठिनाई आने के बाद जो उसका उपचार किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत इनमें से क्या सीखा जाता है? ये जो संकेत है तो इसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन को जो है इसके अंतर्गत सीखा जाता है। नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जो विकास परिणाम है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रियाओं का। तो बालक का जो विकास होगा ये वंशानुक्रम और जो वातावरण की अंतः क्रिया इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है। परीक्षा के स्थान पर जो है सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है ये गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें जो है संज्ञानात्मक तथा जो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र है उनका मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? ये जो अगर कोई बच्चे के जन्म के समय किसी प्रकार की चोट लग जाती है या उसके घर में ही कोई दिक्कत आ जाती है तो इस प्रकार की मानसिक मंदता को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैविक मंदता जो है इसको कहा जाएगा, और ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ये जो विशिष्ट अधिगम और विकलांगता का उदाहरण इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया जो है ये अधिगम का उदाहरण है। तो ये जो डिसलेक्सिया है ये
अधिगम विकलांगता का एक उदाहरण है और यह पढ़ने विकास से संबंधित है। तो दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। तो ये जो है पढ़ने के लिए, पढ़ने का जो विकार है ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है, किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो ये जो डिसलेक्सिया कहलाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये जो पंक्ति है, कथन है, ये किन के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्किनर के द्वारा जो है ये कथन कहा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के द्वारा इनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ये जो हावर्ड गार्डनर है इन्होंने एक जो है एक को छोड़कर बाकी जो है सभी बुद्धि के प्रकार बताए थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता को छोड़कर जो है सभी ये बुद्धि के ही प्रकार हैं, जैसे भाषा, अंतःवैयक्तिक कौशल और अंतःवैयक्तिक कौशल। तो ये सभी जो है बुद्धि के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट है एक कक्षा में व्यक्ति की विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ये जो एक कक्षा जो होती है उसमें व्यक्ति की विभिन्नताओं के क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रुचि, चरित्र और जो सीखना है ये व्यक्ति की विभिन्नता के क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि एक कक्षा में जो सभी छात्र हैं उनके जो माइंड है वो सभी का अलग अलग होता है। तो ये जो स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने व्यक्ति की विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से माना है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें रुचियाँ, सीखना, चरित्र आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन। तो दोस्तों ये भी जो एग्ज़ाम में आया हुआ था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में एक खंड, द्विखंड, बहुखंड तो ये भी जो है पूछे जाते हैं। तो बुद्धि का जो द्विखंड का सिद्धांत है ये स्पीयरमैन की देन है। तो स्पीयरमैन के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये जो बुद्धि है इसके दो खंड जो है सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो दो तत्वों का एक मिश्रण होती है, जिसमें सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व जो इनको कहा जाता है। और एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व तथा अनेक जो है विशिष्ट तत्व होते हैं और सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिग हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। बिग हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करने वाला एक शब्द है और परिवर्तन जो है ये शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम प्रश्न है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा। ये जो 105 वाले जो बुद्धि लब्धि है तो इनको सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। 100 या 105 जो है इसी श्रेणी में आता है सामान्य बुद्धि में। तो बुद्धि लब्धि के अनुसार जो ये श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं ये 120 से ऊपर होते हैं और सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालक 110 से 120 ये और जो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं 90 से 100 तथा जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं ये 80 से 90 बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में जो है इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो सामान्य बुद्धि वाले जो बालक है इनका स्तर कौन कितना होता है। तो 90 से 100 जो है इनका स्तर होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की जो है अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।